हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के संबंध में। और हिंदी वर्णमाला में हम आज पढ़ेंगे भाग 1। आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी वर्णमाला की। तो बताइए वर्णमाला किससे कहते हैं? अब आप बताओ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अच्छा, जैसे एक माला होती है, माला आपके गले में भी है क्या? माला किसी की नहीं है माला? हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर आपके गले में एक माला है, मान के चलो, तो माला कैसे बनी? ये सोचा कभी आपने? वो माला कैसे बनी? मोतियों से मिलके, है ना। एक मोती, फिर दो मोती, फिर तीन, ऐसे ऐसे में पूरी एक क्या बन गई? माला बन गई। ठीक है, उनकी चेक मत करो। अब देखो, ऐसे ही क्या होते हैं, वैसे ही वर्ण भी होते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो वर्ण भी क्या होते हैं, बहुत सारे जब वर्ण मिलते हैं ना आपस में, तो क्या बनती है? वर्णमाला। और उनका एक व्यवस्थित क्रम बनता है, देन हम उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इससे अच्छा एक और चीज, वर्णमाला का दूसरा नाम भी आता है। वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है? लिपि चिन्ह भी है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला में एक शब्द आता है वर्ण, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस आप लोगों ने अभी पुलिस के पेपर में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है वर्ण की परिभाषा में कि वर्ण क्या है, कि वर्ण अविभाजित है, वर्ण का विभाजन नहीं हो सकता, है ना। अभी आया था ये क्वेश्चन कई पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, वर्ण क्या है? जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना। ओके। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि जैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई जो वर्णमाला होती है ना, हिंदी जो वर्णमाला है, तो उसकी लिपि क्या है? लिपि, तो लिपि बता सकते हैं आप मुझे? क्या है? देवनागरी। ठीक है ना, देवनागरी हिंदी की क्या है? ये लिपि है। अच्छा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो केवल हिंदी ही लिखी जाती है क्या? नहीं, बल्कि संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। और सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। याद रखना, ठीक है ना। और संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, ठीक है ना। ऐसे इसके अलावा आपका जो और भी भाषाएं हैं, है ना, तो उनकी लिपि क्या है? आपका देवनागरी। बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसको देवनागरी नाम क्यों पड़ा? कारण है कि भैया देवताओं की क्या थी, देवता लोग इसी में लिखते थे। एक्चुअली में लिपि का मतलब होता क्या है? लिखने का तरीका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या बोलेंगे? राइटिंग, है ना। यानी कि लिखने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। या लिखने का ढंग भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या कह सकते हैं? लिखने का ढंग ही लिपि है, मतलब एक आम कॉमन भाषा में है, इसे कोई भी समझ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्णमाला में, तो अभी हमने कहा कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वर्ण में क्या क्या आता है। वर्ण में नहीं, सॉरी, वर्णमाला में क्या क्या आता है, ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए, वर्णमाला जो बनी होती है बच्चों, वो आपका हमेशा से पढ़ते हैं हम लोग स्वर, नंबर 1, नंबर दूसरा व्यंजन, ठीक है। नंबर तीसरा कोई नहीं बताता, पर मैं बता रहा हूं आपको, स्वर व्यंजन तो है ही है, इसके अलावा कहीं कहीं किताबों में मिलता है विसर्ग। समझ गए ना, ये भी कहीं कहीं मिलता हमें कि स्वर व्यंजन विसर्ग और अनुस्वार, समझ गए ना, से मिलकर के पूरी की पूरी क्या बनी होती है बच्चों? वर्णमाला बनी होती है। ये बात ध्यान रखना। हालांकि किताबों में क्या मिलेगा? केवल स्वर और व्यंजन, लेकिन कहीं कहीं हमें ये भी मिलता है विसर्ग और अनुस्वार से भी। ये चारों ही भाग है किसके? पूरी वर्णमाला की। ठीक है, ओके। और नॉर्मली अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप स्वर व्यंजन ही बताना, पर मैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब आगे देखते हैं, इसमें अगर हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों? स्वर आता है। क्या आता है? स्वर। अब सबसे पहले हम पढ़ते कि भैया स्वर क्या है। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल बोलते हैं ना, वोवल। इंग्लिश में ए ई आई ओ यू 5 क्या होते हैं? वोवल होते हैं। लेकिन ऐसे हिंदी में भी क्या होते हैं? वोवल होते हैं। एक्चुअली में हिंदी क्या है? हिंदी जिसका व्याकरण है, मतलब हिंदी क्या क्या है? हिंदी का अपना एक क्या है? व्याकरण है। इसीलिए जिस भी भाषा का व्याकरण होता है उस भाषा को कहते हैं मानक भाषा। क्या कहते हैं? मानक भाषा। इंग्लिश का अपना व्याकरण है, ग्रामर, टेंस पढ़े तो उसको मानक भाषा है। हिंदी का भी क्या है? अपना हिंदी का अपना व्याकरण है, तो हिंदी भी क्या है? मानक भाषा है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। समझ गए ना।
आप लोगों ने जब भी हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में वर्णमाला तो पढ़ते ही हम लोग, लेकिन हिंदी बनी कहां से, आई कहां से, सबसे पहले कौन सी भाषा थी, ये सब आप लोग हिंदी के विकास क्रम में पढ़ते हैं। भले हम चैप्टर वर्णमाला पढ़ते पर फिर भी कभी कभी सबसे पहली भाषा आप लोग पढ़ते कि संस्कृत थी। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा बनी थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, शौरसेनी, देन हिंदी। 1000 ईस्वी जब भारत में मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड था, लगभग मान के चलेगा, तब हिंदी अपने विकास के चरम पे थी, समझ गए। और उसी हिंदी का एक चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो वर्णमाला है, जिसका जो कि बनी है किससे, स्वर और व्यंजन से, समझ गए ना, किससे बनी है बच्चों, स्वर और व्यंजन से। अब देखिए, अब स्वर किसे कहेंगे, अभी हमने कहा स्वर वे होते हैं, हर कोई जानता, चलो आप ही बताओ पहले, मुझे नहीं आता कुछ, आप ही बताओ स्वर किसे कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होने का मतलब इससे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे वो, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनको बोलने के लिए व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो अबाध बोले जाते हैं, मतलब बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं, वे स्वर होते हैं। सिर्फ इतने तक सीमित मत रहेगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं उच्चारण के हिसाब से, व्यंजनों की आवश्यकता नहीं होती उनको बोलने के लिए, और सतत रूप से बोले जाते हैं, अबाध बोले जाते हैं, कंटिन्यूअसली बोले जाते हैं, देन उनको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्वर की परिभाषा, तो हम पढ़ लिए। अब दूसरी बात आता है कि स्वर के भेद कितने होते हैं बच्चों। अलग अलग टाइप से हम स्वरों के क्या पढ़ते हैं, भेद पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्वरों के भेद जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, स्वरों के भेद मतलब, भेद मतलब प्रकार, ठीक है। देखिए आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। स्वरों के भेद में सबसे पहले आएगा उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। किसके आधार पर, उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। कितने होते हैं बच्चों, मतलब उच्चारण और मात्रा के आधार पर, मतलब उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर, क्या मात्रा के आधार, एक मात्रा है कि दो मात्रा है, ऐसे सब, समझ गए। तो इसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, 3 भागों में, समझ गए। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला भेद कौन सा होगा, ह्रस्व स्वर। सबसे पहले कौन सा भेद आएगा, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या आएगा बच्चों, दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या आएगा, प्लुत स्वर, समझ गए ना। बस यहां पर अगर आप बात को समझते हैं तो यहां से स्वर बहुत आसानी से टैकल किए जा सकते हैं। अब देखिए अगर ह्रस्व स्वर की बात करेंगे, ह्रस्व का मतलब क्या होता है बच्चों, यदि आप इसका मतलब समझते हैं तो आप इसको आसानी से आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बताइए ह्रस्व का मतलब क्या होता है, ह्रस्व में नहीं देखो आप, मैंने मतलब पूछा, परिभाषा नहीं पूछी। मैं पूछ रहा हूं कि ह्रस्व का मतलब क्या है, तुम बोल रहे हो। अब ह्रस्व का मतलब छोटा, सीधा सीधी बात क्या करें, ह्रस्व का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। इसीलिए ह्रस्व का दूसरा नाम है लघु। दूसरा नाम क्या है, लघु, समझ गए। छोटा है तो एक ही मात्रा होगी, नहीं होगी, इसी वजह से ह्रस्व का दूसरा नाम क्या है, एक मात्रिक। एक मात्रा होती है इनमें, इनको क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, छोटा स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जिसको इन नामों से जाना जाएगा उनको बोलने में टाइम कम ही तो लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा ना, क्योंकि मात्रा एक ही है और है छोटा सा रूप। इसी वजह से जब इनको, अब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि ह्रस्व स्वर किसी का, सीधा बोले जिनको बोलने में समय कम लगता है, अरे ना भाई ना। यहां पर एक चीज ये भी देखो कि यहां पर मात्रा ही जब एक है तो टाइम ऑटोमेटिक कम ही तो लगेगा। तो इसीलिए समझ गए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, हो गया ये कवर। लेकिन एक और चीज आप भूल रहे हैं, वो तो बताऊं क्या, इनको मूल स्वर भी तो कहते हैं। ये भूल गए थे ना हम, पर अब नहीं भूलेंगे। मूल स्वर कौन कौन से होंगे बताना जरा, अ, छोटी ई, छोटा उ। ओके, जब अ ई उ को हम, री भी आएगा। हाँ अब एक बात बताओ, जब अ ई उ री को मूल स्वर कहते हैं तो सोचा कभी क्यों कहते हैं, क्यों का कारण मैं बताता हूं। क्यों, इसलिए क्योंकि उनसे ही सारे स्वर आगे बने हैं, उनसे सारे वर्णमाला में सारे आप देखेंगे इन्हीं का यूज हो रहा है ना। तो मूल मतलब जिससे जिसके, अब अगर मुझे आ बनाना हुआ, अब देखो मैंने आ बनाया, लेकिन आ कैसे बनेगा, जब अ में अ मिलेगा। जब अ में अ मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चा, अ। तब क्या बनेगा, आ बनेगा। जब अ में आ मिलेगा तब ये भी आ बनेगा। जब आ में अ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। और जब में आ में आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा। तो इसका मतलब अगर अ ही नहीं होता तो भैया आ कैसे बनती, इसीलिए मूल है वो,
समझ गए ना? यस यस, इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना। अब इसके बाद देखिएगा, 4 नाम हो गए इसके। एग्जाम्पल क्या क्या लिखे? और री। समझ गए? अब हो जाएगा ये कवर, ठीक है, मिटा दें इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ह्रस्व खत्म हो गया ना, दूसरा आता है दीर्घ स्वर। अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दीर्घ स्वर यहां पे लिखेंगे। अच्छा, दीर्घ माने क्या होता है पहले बताओ? दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। समझ गए ना? अब इसके भी नाम होते हैं बच्चों। दीर्घ स्वर को क्या क्या कहते हैं? नंबर 1 अभी बड़ा स्वर कहेंगे, और क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर कहेंगे, और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गुरु स्वर भी कहेंगे, और क्या कहेंगे? अभी आप अपने मन से बोल रहे हो। द्विमात्रिक, बड़ा, गुरु, और क्या एक और नाम हो सकता है इसका? बहुत है समझने के लिए। नहीं नहीं, ये तो अपने आप बना रहे हो ना आप। विस्तृत स्वर विस्तृत नहीं कहते हैं, बड़ा कहते हैं, द्विमात्रिक कहते हैं, और गुरु स्वर कहते हैं। समझ गए? अब देखो बच्चों, एक बात समझो, अब यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है, दीर्घ स्वर का प्रयोग दीर्घ संधि में करते हैं। क्या बोला मैंने? आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। अभी दीर्घ स्वर का प्रयोग किस में करते हैं? दीर्घ संधि में करते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक और समझिए, दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आएगा आपका कौन सा? संधि स्वर, और नंबर 2 क्या आएगा बच्चों? संयुक्त स्वर। समझ गए ना? नंबर 1 क्या आएगा? संधि स्वर, और नंबर 2 संयुक्त स्वर। बस। अब संधि स्वर का मतलब कि दो एक समान स्वर आपस में मिलेंगे, उनके आपस में क्या होगी? संधि होगी, ठीक है ना? तो उनसे कोई नया स्वर बनेगा। और यहां पर संयुक्त स्वर में 2 डिफरेंट स्वर मिलेंगे, 2 भिन्न भिन्न स्वर मिलेंगे, और उनसे जो स्वर बनेगा वो संयुक्त स्वर होगा। कोई समस्या? क्या बोला मैंने संधि स्वर में? जब 2 समान स्वर आपस में मिलेंगे तो एक स्वर बनेगा, नया स्वर, वो संधि स्वर, और 2 भिन्न भिन्न मिलेंगे तो संयुक्त स्वर। क्लियर हुआ? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, अब संधि स्वर कौन कौन से होते लिखिए, बताइए कौन कौन से होते? यस, गुड, और भी होते हैं, गुड। आ बड़ी ई बड़ा ओ। अब आ कैसे बना? 2 समान स्वर, देखो कैसे, ओ प्लस ओ बन गया ना, समान स्वर से आ बन गया ना। ऐसी बड़ी कैसे बनेगी? छोटी ई में क्या जोड़ेंगे जब, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बड़ी ई। और बड़ा ओ कैसे बनेगा? जब छोटे ओ में छोटा ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो क्या बात समझ में आ गई? परिभाषा मैच हो रही? परिभाषा मैच हो रही ना? हाँ जी। अब देखो संयुक्त स्वर में आते हैं। संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या दी थी बच्चों हमने? कि 2 भिन्न स्वर आपस में मिलेंगे और तब क्या बनेगा? अब देखो संयुक्त स्वर में हमारे पास एग्जाम्पल क्या होंगे? ए आई ओ आओ। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ए आई ओ आओ, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ए कैसे बनेगा? परिभाषा के हिसाब से बनाओ। ओ प्लस छोटी ई, ठीक है ना? हाँ, अब देखो 2 भिन्न भिन्न स्वर है ना, तो क्या आ गया? ए। अब आई बनाना है, गुड। आई कैसे बनेगा? ओ प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आई बनेगा, ठीक है। फिर हमें क्या बनाना है? तो कैसे बनेगा? ओ प्लस छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा? अब आओ कैसे बनाएंगे? ओ प्लस ओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है इस प्रकार से हमारे ए आई ओ आओ बन गए। अब यहां पर ये इतना ही नहीं समझना, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अभी आपको पूरा समझ में आएगा। ओ प्लस ई बराबर ए, ओ प्लस ए बराबर आई, ओ प्लस छोटा ओ बराबर ओ, और ओ प्लस ओ बराबर आओ। इसमें एक चीज ये भी आती है कि इनका उच्चारण स्थान भी हमें पता चल जाता है। अब कैसे? औ बोला जाता है कंठ से। किसने बोला कि कंठ से बोला जाता है? मैंने बोला, व्याकरण ने बोला। कैसे? जितना मुंह खुलेगा भैया उतनी आवाज कंठ से मानी जाती है। ये उसका कारण है क्या लॉजिकली? तो आप क्या समझे? देखिए, औ कहां से बोला जाता है? कंठ से। ई कहां से बोला जाता है? ई। जीभ किसके पास जा रही है? तालू के पास। किसके पास जा रही है? यस। तो ओ और ई मिलकर के क्या बनेगा बच्चों? ए बनेगा। अब देखो, जब ओ बोला जाएगा कंठ से और ई बोली जाएगी तालू से, तो आप ही बताओ ए का उच्चारण क्या होगा? कंठ तालु। ऐसे आई का उच्चारण भी सेम होगा भाई, उसी की फैमिली का तो है ना? जो कास्ट मेरी वो मेरे भाई की, सेम ए आई सेम कास्ट के हैं, तो कंठ तालु दोनों हो गए, ठीक है।
ऐसी ओ कैसे बनेगा? ओ में जब जोड़ेंगे क्या? और ओ बोला जाएगा कंठ से, ओ बोला जाएगा ओष्ठ से, दोनों का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ बन जाएगा। तो ओ आओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? संधि स्वर संयुक्त स्वर समझ में आ गए? अब एक बात बताओ, अगर आपसे कुछ ना पूछता हो कि संधि स्वर क्या है, संयुक्त, आपसे सीधा पूछता कि भैया बताओ दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका उत्तर क्या होगा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए, आई, ओ और आ। कितनी हुई इनकी पूरी संख्या? 7। समझ गए? और कौन से वाले स्वर थे जो मूल स्वर, उनकी संख्या कितनी थी? 4, अ, ई, उ और री। समझ गए? तो अब इनको हम यहीं पर भी दो भागों में बांट सकते हैं। आ, ई, उ हो गया संधि स्वर में, और ए, आई, ओ, आ हो गया सही, खत्म कहानी। तीसरा कौन सा स्वर आएगा? प्लुत स्वर आएगा, प्लुत स्वर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप एक चीज समझिएगा, प्लुत स्वर का प्रयोग हम करते हैं, देखो वैसे प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं करते हैं। ठीक है, माना जाता है कि प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं कहां पर? संस्कृत व्याकरण। ठीक है, दूसरी बात आपको एक चीज और समझनी है, प्लुत स्वर का प्रयोग यदि होगा तो संगीत में होगा। किस में होगा? संगीत में। इसके अलावा बच्चों नाटकों में, यहां पर इसका क्या होगा? प्रयोग होगा। अब संगीत में कहीं पर कोई गीत आ रहा होगा तो उसके अंत में, और अगर नाटक में कोई ऋचा आ रही होगी तो उसके अंत में, मंत्रों में। अब एग्जाम्पल देखो, हमने कहा हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मत दे, और लास्ट फिर अम्ब विमल मत दे। ये जो दे होगा ना, ये होगा प्लुत स्वर, दे में एक ही मात्रा आ रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्लुत स्वर का यूज होगा, लेकिन संस्कृत के हिसाब से। ठीक है ना, तो जितने भी मंत्र वगैरह होंगे वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग होगा। अगर आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो हम कहते हैं ओम की ध्वनि। समझ गए ना? तो जो ओम की ध्वनि है वो किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि ओम कैसे बोलते हैं? ओम, है ना, मतलब लंबा खींचते लोग क्या, तो वो। अच्छा, बस इतना ध्यान रखना फिलहाल के लिए आप इसमें। ठीक है, प्लुत स्वर में आपको इतना ध्यान रखना, हिंदी व्याकरण में यूज नहीं होता, संस्कृत में इसका यूज होता है, और इसके एग्जाम्पल जैसे ओम वगैरह हो सकते हैं, ओम की ध्वनि वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों। इसका पार्ट 2 आएगा, व्यंजन हम पढ़ेंगे, या अभी इसमें और भी टाइप है ना, उसको कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके सर।